मेरा टाइम टेबल इस प्रकार से रहता था कि मैं कोशिश करती थी यूजुअल डेज़ में कि मैं एटलीस्ट 8 आवर्स या कभी कभी 7 या 9, तो 7 से 9 आवर्स के बीच में मेरा डेली बेसिस पे रहता था। लेकिन जब पेपर पास आने वाला होता था, शुरुआत 2 महीने होते थे प्रीलिम्स या मेन से पहले, तो उनमें मैं 10-10 घंटे डेली करती थी। और जब एकदम पेपर पास आने वाला होता था तब मैं 12-13-14 जितने भी हो जाए, मतलब मैक्सिमम घंटे। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। अभी हमारे साथ सुरभि मैम है। मैम 78 रैंक के साथ यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम इस बार क्लियर की है। तो मैम से जानने वाले हैं कि मैम ने कैसे तैयारी किया, कैसे कैसे पढ़ाई किया, मैम बिना कोचिंग के जो है एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो इन सब पे भी बात करने वाले हैं। यदि आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अब तक बने रहे। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम ये एग्ज़ाम क्लियर करके कैसा फील कर रही है आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है, रिलीफ भी है कि और नहीं पढ़ना, क्योंकि 3-4 साल हो गए थे पढ़ते हुए। बाकी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो मेहनत हम करते हैं उससे अगर रिज़ल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैम अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए शुरुआत से। जी, मैंने स्कूलिंग यहाँ गुडले पब्लिक स्कूल दिल्ली में है, स्कूल शालीमार बाग में, वहाँ से करी थी। और उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने बीटेक में करी है आईटी में, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। बस यही रहा। अच्छा, तो कब आपके मन में आया कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम का तैयारी किया जाए? जी, एक्चुअली अभी मैंने अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद कैट का एग्ज़ाम भी दिया था, तो उसमें मेरे पे एक डिसीजन का प्रेशर बना कि मैं कैट की तरफ जाऊं या फिर यूपीएससी की तरफ जाऊं। तो कैट में क्योंकि मेरी अच्छी परसेंटाइल थी, तो मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं वहाँ पे भी जा सकती थी। लेकिन उसी समय मैंने ये सोचा कि क्या मैं एक्चुअली एमबीए करने में इंटरेस्टेड हूँ, या जो मेरे मन में एक हमेशा से बैक ऑफ माइंड में था कि मैं सिविल सर्विसेज भी मेरे लिए एक ऑप्शन है, मैं उसकी तरफ प्रोग्रेस करूँ। तो उसी समय मैंने फिर डिसीजन लिया कि जो सिविल सर्विसेज अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है, मैं उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहूँगी। जैसा कि मैम आजकल कई एस्पिरेंट कोचिंग करते हैं, तो मैंने आपने बिना कोचिंग के क्लियर किया, मैंने सुना है ऐसे, तो कैसे किया आपने ये? जी, तो एक्चुअली जब मैं शुरू किया था मैंने, तो मुझे भी लगता था कि कोचिंग ज़रूरी है, तो मैंने एक जॉइन करी थी कोचिंग शुरुआत में ओल्ड राजेंद्र नगर में। लेकिन वहाँ मैंने 1-2 हफ्ते अटेंड किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद से अलग तरीके से ज़्यादा अच्छा पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मेरा पैटर्न ये है कि मैं एक सब्जेक्ट को एक बार में करना पसंद करती हूँ, लेकिन कोचिंग्स में वो हर हफ्ते हर दिन अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि, और दूसरा टाइम बहुत लगता है आने जाने में और अकेले रहने में, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है। तो मैं वापस घर आ गई थी उसके थोड़े टाइम बाद ही, और मैंने फिर अपने आप ही प्रिपरेशन करी। तो मैं कहूँगी जो भी स्टूडेंट को लगता है कि कोचिंग कंपलसरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं डेली कंसिस्टेंसी के साथ, और आज ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं जहाँ पे आपको जिस सब्जेक्ट में परेशानी हो। बाकी मैंने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाई थी हर स्टेज के लिए। रिजल्ट वाला दिन मैम आपका कैसा रहा, और सबसे पहले आपने रिजल्ट देखा तो किसे कॉल किया? जी, रिज़ल्ट मैंने जब देखा तो उस टाइम मेरे मम्मी पापा थे, वो उनको मैंने दूसरे रूम में ही भेजा हुआ था। तो उन्हीं को मैंने बुलाया सबसे पहले कि देखो मम्मी पापा, रिज़ल्ट हो गया है और क्लियर हो गया है। तो वही था कि मम्मी पापा ने मुझे सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करा, फिर मेरा भाई आया, तो हम परिवार में ही हमने सबसे पहले करा। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे विश करा, उसने मुझे पहले ही एक्चुअली विश कर दिया था कॉन्ग्रेचुलेशन। उस टाइम मैंने रिज़ल्ट देखा नहीं था क्योंकि मेरी पीडीएफ लोड नहीं हो रही थी। फिर एक-एक करके सबको, रिलेटिव्स जो होते हैं और बाकी फ्रेंड्स, उनको बताया मैंने एक-एक करके। इससे पहले मैम आप टॉपर के बारे में क्या सोचते थे? जैसे कि आपका टॉप 100 में रैंक आया, तो इससे पहले क्या सोचते थे आप टॉपर के बारे में? इससे पहले मतलब जैसे नहीं हुआ होता है तो कभी-कभी तो लगता है कि क्या हमारा होगा या नहीं होगा। कभी-कभी मैं सोचती थी कि कौन होते हैं टॉपर, मतलब कहीं अलग से आते हैं क्या, कि लेकिन अब जब मैंने क्लियर करा है तो मेरे पास कोई पर्सनल ऐसा नहीं है, कोई मेंटोर था या मैंने कोई कोचिंग करी, मैंने सारा अपने आप किया है। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि टॉपर भी हम जैसे लोगों से ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, या फिर जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनसे मैं अलग हूँ। हम सब एक जैसे ही हैं और टॉपर भी हम में से ही निकलते हैं। तो मैं कहूँगी किसी भी स्टूडेंट को अगर लगता है कि ये टॉपर कौन है, कहाँ से हैं ये लोग, तो वो आप जैसे ही लोग हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी। जैसा कि मैम इस एग्ज़ाम की यदि बात की जाए, तो मैंने कई सारे बात सुना था कि कितना समय लगता है, क्या लगता है, कई स्टूडेंट आपस में डिस्कस भी करते रहते हैं। तो आपने बिना कोचिंग के क्लियर किया, तो आमतौर पर कितना टाइम लगता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में? तो आई वुड से कि यानी कि पूरा सिलेबस कवर करने में कितना टाइम? जी, तो आई वुड से कि 1 से 1.5 साल जो है सफिशिएंट है, अगर अच्छे से पढ़ाई की जाए तो। शुरुआत में मेरा थोड़ा सा प्लान जो मैनेजमेंट था वो अच्छा नहीं था। मैंने जैसे सिर्फ प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स पे ही शुरुआत में फ़ोकस किया। बट आई वुड से कि अगर आपको पूरा एग्ज़ाम क्लियर करने का टारगेट है तो मेंस की तैयारी शुरुआत से ही करनी चाहिए। मतलब ऑप्शनल के अलावा जीएस 1, 2, 3, 4 और एसए, इन पे भी अगर फोकस किया जाए तो 1 से 1.5 ईयर में पूरा हो सकता है।
अच्छा, अपना टाइम टेबल बताइए पूरे दिन का, कई लोग कमेंट वगैरह आ रहे थे। जी, तो मेरा टाइम टेबल इस प्रकार से रहता था कि मैं कोशिश करती थी यूजुअल डेज़ में कि मैं एटलीस्ट 8 आवर्स या कभी-कभी 7 या 9, सो 7 से 9 आवर्स के बीच में मेरा डेली बेसिस पे रहता था। लेकिन जब पेपर पास आने वाला होता था, शुरुआत 2 महीने होते थे प्रीलिम्स या मेन से पहले, तो उनमें मैं 10-10 घंटे डेली करती थी। और जब एकदम पेपर पास आने वाला होता था, तब मैं 12, 13, 14 जितने भी हो जाए, मतलब मैक्सिमम घंटे। लेकिन अगर डेली की बात करें तो मतलब ओवरऑल हो गया। और अगर डेली की बात करें तो मेरा ये रहता था कि मैंने थर्ड अटेम्प्ट में कोशिश करी कि मैं अर्ली उठूं, क्योंकि एग्ज़ाम भी हमारा सुबह के टाइम पे रहता है। तो मैंने यही बनाया अपना पैटर्न कि मैं 6-6:30 तक उठ जाती थी और मैं कोशिश करती थी मैं 7 से 8 1 घंटा पहले पढ़ लूँ। जो भी सब्जेक्ट मुझे टफ़ लगता है मैं उसी से शुरू करती थी। फॉर एग्जांपल ऑप्शनल हो गया, उस पे हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद 8 से 9:30 तक आई वुड से कि मैं एक्सरसाइज और थोड़ा सा फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट, ये सब करा मैंने। और उसके बाद 9:30 10 से 2 तक कह सकते हैं, जो 4 आवर्स का टाइम था, इसमें मैं बाकी का अपना ऑप्शनल पूरा कर लेती थी। फिर 2 से 3 में अपना ब्रेक रखती थी और फिर वापस से 3 से 6 मैं कहूँगी कि जैसे करंट अफेयर्स पढ़ना हो गया। और अगर हम जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम आंसर राइटिंग कर ली। ऑप्शनल के लिए मैं नोट्स आंसर राइटिंग में बनाती थी, तो उसके लिए मैं अलग से मैंने नहीं करी ज़्यादा, लेकिन हाँ जीएस में आंसर राइटिंग हो गई। और फिर रात में मैं फिर से डिनर करके 1.5 आवर या 2 आवर्स रखती थी। बाकी वैसे टाइम देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं टाइमर लगा के पढ़ती थी। तो मेरा टाइमर में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती थी। सपोज़ हम उठ रहे हैं, बीच में बात कर रही किसी से हमने, या बीच में कभी मोबाइल देख लिया, कुछ हाँ, कर तो लिया। वो मैं टाइम हटा देती थी। इवन जब कैसे किताब पढ़ रहे हैं हम, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे हैं, बस किताब खोल के बैठे हुए हैं, तो वो मैं टाइम नहीं गिनती थी। तो इसीलिए मेरा मतलब वैसे देखा जाए तो मैं थोड़ी ज़्यादा देर बैठती थी पढ़ाई के आगे, लेकिन मैं कहूँगी कि वो 8 से 9 घंटे एक्चुअल जो होती है पढ़ाई, जिसमें हम किधर इधर उधर उठें ना, पानी ना पिएं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई हो, तो वो मुझे लगता है कि उससे एक अपने अंदर ऑनेस्टी आती है कि हम इतना पढ़ रहे हैं। जी एक मैम सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि पढ़ने के दौरान नींद आ जाए, तो उससे कैसे बचा जाए? जी, ये होता है अक्सर। जैसे कि आपने 2 घंटा पढ़ा, बीच में नींद आने लगा फिर। जी, स्पेशली ये तब होता है जब हम एंड के दिनों में कम सोने लगते हैं ताकि और पढ़ाई हो पाए। तो इसके लिए मैं 2-4 चीज़ें करती थी, जैसे कि एक तो ये हो गया कि घूम-घूम के मैं पढ़ती थी, वॉक करते हुए किताब हाथ में ले ली और चक्कर काटते हुए पढ़ाई करी। और दूसरा ये हो सकता है कि बीच में हमने 5-6 मिनट किसी से बात कर ली, तो उससे एक फ्रेशनेस आ जाती है। सिंपल मुँह धोने वाली टेक्निक तो सबको ही पता है। उसके अलावा मैं एक ये चीज़ करती थी, जैसे प्रीलिम्स का 1 हफ्ते से पहले का टाइम होता था, तो उससे मैं बहुत लिमिटेड सो पाती थी, क्योंकि सिलेबस इतना होता है रिवाइज़ करने को। तो मैं अपनी मम्मा को अपने साथ बिठा लेती थी और उनको बोलती थी कि अब मैं आपको पॉलिटी सुना रही हूँ। मैं लास्ट में 1 वीक में 1-1 सब्जेक्ट पर डे रखती थी। तो जैसे पॉलिटी में रिवाइज़ करूँ तो उस दिन मैं अपनी मम्मी को साथ में बिठा लेती थी, तो ऐसा लगता था कि मैं उनको पढ़ा रही हूँ। तो फिर उससे मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं पढ़ा रही हूँ तो अब मुझे रिस्पॉन्सिबल होना है। तो वो मैंने पॉलिटी पढ़ा दी इस तरीके से अपनी मम्मी को, फिर हिस्ट्री पढ़ा दी। तो ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपका एक करीबी दोस्त या फैमिली मेम्बर है, उसको पकड़ लीजिए और उसको बोलिए कि ये टॉर्चर तुम भी सहो मेरे साथ। ये पढ़िए साथ में, तो वो भी एक अच्छा तरीका है नींद भगाने का। मैम प्रीलिम्स के लिए कुछ स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट बताइए। जी, तो प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगी कि स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आप मॉक्स दीजिए सफिशिएंट अमाउंट में। मैं कहूँगी कि एटलीस्ट 30 से 40 मॉक्स दीजिए, बहुत एक्सेस में देने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको एक्सेस डर लगता है। लेकिन 30 से 40 मॉक्स ज़रूर देने चाहिए और उससे आप रियलाइज़ करिए कि आप कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने सेकंड अटैम्प्ट की बात करूँ तो उससे मेरा 1-1.5 नंबर से रह गया था, क्योंकि उससे मैंने थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। तो मैं कहूँगी कि आप ऑप्टिमम नंबर पता करिए कि कितने आप अटैम्प्ट करके सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे इस बार मैंने सिर्फ 80 ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे, पर मेरी क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी थी तो इससे मेरे काफ़ी अच्छा स्कोर बना सारे प्रीलिम्स के कंपैरिजन में। तो ये आप कीजिए। और दूसरी बात मैं कहूँगी कि प्रीलिम्स के टाइम आप फोकस ये मत कीजिए कि आप कितनी रिवीजन कर रहे हैं, आप ये फोकस कीजिए कि अगर आप 2-3 रिविजन्स भी कर रहे हैं तो वो आप ज़्यादा अच्छे से करें। एंड उसके अलावा अगर प्रीलिम्स की बुक लिस्ट की बात की जाए तो ये रहेगी कि पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत हैं हमारी, हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम रेफ़र करी थी, ज्योग्राफी के लिए जो क्लास एनसीईआरटीज़ हैं 11th एंड 12th की, और मृणाल सर की वेबसाइट पे एक रजता नील मैम करके लेक्चर्स हैं उनके, वो मैंने देखे थे। एंड अगर हम फिर उसके बाद बात करें आर्ट एंड कल्चर की तो उसके लिए फाइन आर्ट्स क्लास 12th एनसीईआरटी और सीसीईआरटी को मैंने रेफ़र किया था। और उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी आती है बाय आर एस शर्मा, एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए आती है ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्र। इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर के लेक्चर मैंने देखे थे अनअकैडमी पर, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है मेरे ओपिनियन में। और आई थिंक इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आई की किताब रेफ़र करी थी। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जब प्रीलिम्स में आप जाते हैं, क्योंकि आपको 30 से 40 क्वेश्चन ही आते होते हैं, तो उसमें आप प्लीज़ कॉन्फिडेंस रख कर जाइए कि अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी है तो आपको कॉन्फिडेंस यानी काम माइंड से जो आप एलिमिनेशन कर पाएंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप एंग्जाइटी या नर्वसनेस में हैं। मैम सीसैट के बारे में कुछ बताइए, कई लोग इस बार भी सीसैट में फेल कर गए हैं। जी,
तो सीसेट में मैं कहूँगी कि एक बेसिक प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसके कारण ना हो तो उससे बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है। तो सीसेट के लिए मैं कहूँगी कि एक तो आप बेसिक फार्मूलाज जो हैं वो प्रिपेयर कर लीजिए। तो जैसे मैंने भी अपने टेलीग्राम पे शेयर करे अपने चैनल पे जो मैंने बनाए थे नोट्स मैथ्स के लिए। और उसके अलावा आपका ये रहना चाहिए कि आप कम से कम 4-5 पेपर सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे इस साल का थोड़ा टफ था और 2020 का थोड़ा टफ था, तो वो आपने कर लिया। उसमें अगर आपके पासिंग से एटलीस्ट 20 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप मतलब सही चल रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपके बॉर्डर लाइन पे आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, तो फिर जैसे अलग अलग टेस्ट सीरीज़ आती रहती है हमारी मार्केट में, किसी भी इंस्टीट्यूट की पकड़ के थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं ये कहूँगी कि सीसेट में वर्बल से ज़्यादा मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि वर्बल के क्वेश्चंस अक्सर हम जो सोचते हैं कि ये आंसर है इस पैसेज का, तो वो कोई और होता है। लेकिन मैथ्स में एक श्योर है आंसर कि आपने सॉल्व करा तो वही आंसर आएगा। तो ये सीसेट के लिए रहेगा। मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बताइए, कैसे शुरुआत करें? जी, तो मेंस के आंसर राइटिंग के लिए मैं ये कहूँगी कि शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेंस का वो चैप्टर पढ़िए जिसके आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें आपने ये पढ़ा कि ओके हमारे वाटर रिसोर्सेज इस तरीके से ये हालात है कि वाटर रिसोर्सेज हमारी ये यहाँ पे ड्रॉट आ रही है और ये सब है। और फिर आप वाटर पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी में कि इंडिया में वाटर के क्या इशूज़ हैं, वो आप सॉल्व कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पास पहले से आपने कंटेंट पढ़ लिया है और फिर आप उसके आंसर राइटिंग कर रहे हैं। बिना पढ़े आंसर राइटिंग करने से उतना बेनिफिशियल नहीं होता है मेरे ओपिनियन में। दूसरी बात मैं कहूँगी कि आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ये तो सबको ही पता है, बट आप साथ में ये कोशिश करिए कि आप अपने नोट्स इस तरीके से बनाइए कि वो आंसर राइटिंग अपने आप एक तरीके से उसकी रिफ्लेक्शन हो। जैसे कि अगर पॉलिटी की बात करें तो उसमें आपने आर्टिकल 53 लिख दिया प्रेसिडेंट का, तो वो आपके नोट्स में है पहले से, तो वो ही आपने अपने आंसर में लिख दिया शुरुआत में इंट्रोडक्शन में। तो हर इंट्रोडक्शन में पॉलिटी का आर्टिकल ज़रूर हो। सिमिलरली ज्योग्राफी की मैं बात करी थी तो उसमें मैप दिखा दिया कि ये रीजन है जहाँ पर ड्रॉट आता है। तो ये अगर आप अप्रोच रखते हैं आंसर राइटिंग में शुरुआत से, ये नहीं कि हम बाद में मैप डालेंगे या फिर हम बाद में आर्टिकल लिखेंगे, बाद में जजमेंट डालेंगे। जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी टाइम उसके 2-4 फैक्ट ढूंढ लिए। फॉर एग्जांपल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है तो देख लिया कि फ्लड्स 6% आता है कंट्री में, तो वो उसी टाइम फिर अच्छा दिमाग में रहेगा एक लंबे समय तक। तो इस तरीके से जब आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका ही फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के मैं उसकी फिर डेली आंसर राइटिंग करती थी। तो इसके लिए मैंने एक IAS नेटवर्क इंस्टीट्यूशन है, वो डेली आंसर राइटिंग की चेकिंग करते हैं, वो मैंने ज्वाइन करा था। तो वो मुझे लगता था कि अच्छा है, बेनिफिशियल है। प्लस इससे क्या होता है कि अगर हम रोज़ किसी को आंसर भेज रहे हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी आती है अंदर से। तो ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं इस तरीके से कि वो जिससे भी आपने फ्रेंड सर्कल में ही वो इस तरीके से डेली आंसर राइटिंग करें जिस चीज़ की वो पढ़ रहे हैं। जी मैम, आपने आर्टिकल की बात की जैसे पॉलिटी में, तो पॉलिटी में मतलब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट या कितने आर्टिकल मतलब याद करना चाहिए? कई एस्पिरेंट कहते हैं कि फैक्ट याद नहीं करना चाहिए UPSC में, ऐसा क्या है? नहीं, मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि फैक्ट नहीं याद करना चाहिए, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो जितना आपको लगता है आप उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए। इनिशियली मेरे साथ भी हुआ, मैंने थोड़े ज़्यादा फैक्ट इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन मैं कहूँगी कि उसके बाद आप अपने उनको कट कर दीजिए, मतलब कि अपने में मार्क कर लीजिए कि मैं ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर फर्स्ट ऑफ ऑल। और पॉलिटी में आर्टिकल्स में कहूँगी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आप लर्न करिए। हर चीज़ के नहीं, छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं लेकिन जिन पे अक्सर क्वेश्चन, जी ये इंपॉर्टेंट है, जैसे इन पे क्वेश्चन भी आते हैं। फंडामेंटल राइट हो गया, DPSP हो गया। DPSP इसको इवन हम GS4 में भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये DPSP इसमें ज़रूर लर्न करके जाती थी, इवन एथिक्स के लिए, essay के लिए भी। तो जो इम्पॉर्टेंट है उनके लर्न करने चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये देखा था, अनुदीप दुरी शेट्टी सर हैं जो जिनकी 2018 में फर्स्ट रैंक आई थी, उन्होंने अपने वेबसाइट पे एक वो डाला हुआ है PDF करके, जिसमें उन्होंने मेंशन करके कौन कौन से आर्टिकल्स लर्न करें। तो मैंने वहीं से फिर लिस्ट देख ली थी और मैं जब पॉलिटी पढ़ रही थी मैं टिक कर देती थी कि ये वाला मैं भी लर्न करूँगी, तो वो मैंने अपने नोट्स में फिर हेडिंग पे मैं लिख देती थी। तो ये कर सकते हैं। बाकी मेन चीज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, और जो अगर सपोज़ पार्लियामेंट पे आता है क्वेश्चन तो वो हमें कर लेना चाहिए। ये अप्रोच होनी चाहिए। जी, जैसे कि मैम PCS एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर से, तो UPSC में ऐसा क्या होता है? जी मैं कहूँगी कि UPSC में डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं रिपीट होते हैं, लेकिन कभी कभी एक पैटर्न हमें ज़रूर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें काफ़ी बार आप नोटिस करेंगे, अगर प्रीवियस ईयर 2013 से हम देखेंगे कि वाटर रिसोर्सेज पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिलरली अगर इकोनॉमिक्स की बात करूँ मैं, तो बहुत बार ये पूछा गया है कि इंडिया एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर में कैसे पहुँच गया, या फिर LPG जो रिफॉर्म्स लिए गए थे 1991 में, उससे हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये ऐसा टॉपिक है कि हमें समझ आ गया कि UPSC पूछता है, तो इस पे हमने प्रिपेयर कर लिया। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि रिपीट होते हैं, बट हम एक ट्रेंड समझकर आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑप्शनल में भी कभी कभी ऐसा होता है कि रिपीट हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके होता है।
तो अगर हम एनालिसिस करते हुए चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि जब हम पेपर देने जाएंगे तो हम अचानक से हैरान हो गए कि ये क्या आया है। थोड़ा सा आइडिया बन जाएगा पहले से। हमें एनसीईआरटी कौन कौन सा पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए? जी, तो मैंने सारी एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी थी, मैंने मेन ही पढ़ी जो मुझे लगा कि एकदम एसेंशियल है। तो इसके लिए मैंने ज्योग्राफी की जैसे मेंशन किया, क्लास 11th और 12th की मैंने पढ़ी थी 4 एनसीईआरटीज़। उसके अलावा फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने रेफ़र करी थी। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज़ ही पढ़ी थी, मैंने सिर्फ न्यू नहीं पढ़ी थी मैंने। तो आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा की जैसे मैंने बताया। उसके अलावा एनसीईआरटीज़ मैंने मेंस के लिए कुछ सब्जेक्ट्स में पढ़ी थी। एक तो सोसाइटी, उसके लिए 2 एनसीईआरटीज़ आती हैं क्लास 11th एंड 12th की। उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, एक आती है 12वीं कक्षा की। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने देखी थी एनसीईआरटी, बट मैं सजेस्ट करूँगी वो ना पढ़ें, वो बहुत ज़्यादा डीप है मेरे ओपिनियन में, जितना यूपीएससी नहीं पूछता है, तो वो मैंने नहीं पढ़ी थी। और उसके अलावा आई वुड से कि हाँ, बस इतनी ही एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी मैंने, और कोई मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। इंटरव्यू की तैयारी मैम आपने कैसे किया था? जी, तो इंटरव्यू की तैयारी एक्चुअली मैंने मेंस का रिज़ल्ट आने से थोड़ी पहले ही कर ली थी, और ये अच्छा भी रहा बिकॉज़ मेरा इंटरव्यू फर्स्ट डे पड़ा। तो उस टाइम मैंने इंटरव्यू में मेनली मैंने ये करा कि मैंने अपने डैफ को प्रिपेयर किया बहुत अच्छे से, जिसमें नाम का मतलब हो गया, फिर स्कूल का मतलब, कॉलेज का मतलब, वो कहाँ पे पढ़ते हैं तो उस जगह की क्या सिग्निफिकेंस है। देन अपनी ग्रेजुएशन के बारे में, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होगा डैफ से। जी, हॉबीज़ के बारे में मैंने प्रिपेयर किया। और उसके बाद मैंने थोड़े से करंट अफेयर्स के बारे में प्रिपेयर किया था जो उस समय चीज़ें चल रही थी। रसिया यूक्रेन जो चल जी, रहा जी, था, बिल्कुल। उस पे उन्होंने मुझसे सवाल भी पूछा था कि वर्ल्ड वॉर 2 में और रशिया यूक्रेन वॉर में आपके हिसाब से क्या सिमिलरिटी थी? जी, तो इसके अलावा मैंने थोड़ा-सा ऑप्शनल को पूरा रिवाइज़ कर लिया था कि ऑप्शनल से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। बाकी मेन चीज़ दूसरी मेरी ये थी कि मैंने अपने स्पीकिंग स्किल्स पे फ़ोकस करा। तो पहले मैंने शीशे के सामने इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को सामने बिठा के उनको बोला कि आप मेरे से रैंडम क्वेश्चंस पूछो जो पूछे जा सकते हैं। तो मैंने उनको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दी थी, कोचिंग से काफ़ी पीडीएफ चलती है इस टाइम पे, तो वो मैंने दे दी थी कि वो मेरे से सडन क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इंटरव्यू में भी सडन क्वेश्चनिंग होती है। देन मेरा सिंस फर्स्ट डे था तो मैं आई वॉज नॉट एबल टू गिव मैनी मॉक्स, बट मैंने 3-4 मॉक्स दिए कोचिंग्स में, तो वहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया मिला कि ये मेरी वीकनेसेस हैं और उन पर मैंने वर्क करने की फिर कोशिश करी। ऑप्शनल आपका क्या था और नए एस्पिरेंट कैसे ऑप्शनल का चुनाव करें? जी, तो मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी मुझे लगा कि बहुत ही एक डाइवर्स सब्जेक्ट है और वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें हमें ह्यूमंस के बारे में समझ में आता है। तो मेरा क्राइटेरिया था कि मुझे एक इंटरेस्ट था इन बारे में पढ़ने में, इसलिए मैंने चूज़ करा। तो मैं स्टूडेंट्स को कहूँगी जिस सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट है, उनको यही क्राइटेरिया बनाकर लेना चाहिए। अगर उनको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट है, तो उनको वही लेना चाहिए। उनको ये नहीं फॉलो करना चाहिए कि ये ट्रेंड है तो हम ये लें। अगर उनको अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अनकंफर्टेबल लगता है तो फिर उनको दूसरा सब्जेक्ट देखना चाहिए। जैसे मेरा तो आईटी था, तो आईटी तो ऑप्शनल नहीं है, इसलिए मैंने देखा ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल्स की तरफ, क्योंकि मुझे उनमें इंटरेस्ट रहा हमेशा से। तो यही आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। आप सिलेबस देखिए पूरा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और अब ये देखिए कि आप ये सब्जेक्ट कम से कम 4-5 महीने, और अगर आपका एक बार में बाई चांस नहीं हुआ तो फिर आपको दोबारा अगले साल पढ़ना पड़ेगा, तो वो आप पढ़ना चाहेंगे क्या? तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आप उसी बेसिस पे लीजिए।